हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th और चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। तो एनसीईआरटी बुक में ग्रेविटेशन में जितने सारे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ। आज हम लोग है ना ग्रेविटेशन का सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, और अगर मान लो खुद से अगर किसी तरह की प्रॉब्लम अगर आती हो तो मैं साथ में आप लोगों को एक्सप्लेन करते रहूँगा हर एक क्वेश्चन को। तो आप लोगों को वीडियो पॉज करके नोट डाउन भी करना है। तो एनसीईआरटी में पेज नंबर जो 134 है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी हम लोगों को यूनिवर्सल लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन है उसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले मैं इसके आंसर पढ़ रहा हूँ। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट द एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ ए फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स में कहीं भी अगर दो मासेस अगर रखा है तो हर एक मासेस क्या करते हैं, एक दूसरे को किसी न किसी फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, है ना। इसमें कह रहा है कि जो फोर्स एक्ट करता है, जैसे मान लो एक मास अगर m1 है, सेकेंड मास अगर m2 है, तो जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच एक क्या होगा, दोनों मास के प्रोडक्ट के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, मास अगर ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और इसके दोनों आपका डिस्टेंस अगर मान लो कि m1 m2 के बीच डिस्टेंस अगर r है तो जो फोर्स होगा वो रेसिप्रोकल किसका होगा, आपका डिस्टेंस का स्क्वायर का, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को ये दिया गया है कि मान लो अगर दो मास m1 एंड m2 है, तो एक मान लो कि मास यहाँ पर m1 है, दूसरा मास m2 है, और दोनों डिस्टेंस अगर r है ना। तो द फोर्स और ट्रैक्शन बिटवीन टू देम इज गिवन बाई कितना हो जाएगा, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पर g को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11। और यहाँ पर m1 m2 क्या है, मास है आपका, और r क्या है, दोनों मास के बीच का डिस्टेंस। तो फार्मूला आप लोग को याद करना है, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द फार्मूला टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इसका मतलब क्या है कि इसमें हम लोगों को ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है तो उस केस में आपका उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे ही दिया हुआ है कि एम ई अगर मान लेते हैं मास ऑफ अर्थ को मान लें, एंड एम बी द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन इट सरफेस, ओके। इफ द आर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उस लॉ से क्या जानते हैं, जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल एम ई जो है आपका मास ऑफ क्या है, अर्थ दिया रहेगा, ठीक है। तो बाकी जो डाटा इसमें दिया रहेगा तो आप लोग वैल्यू पुट करना है और फाइंड आउट कर लेना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल कर रहा है तो इसका मतलब क्या है। ग्रेविटी ऑफ द फोर्स अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स इट्स सेंटर। सभी को पता है कि अर्थ क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ क्या करता है, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट, तो कहता है अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से किसी हाइट से रिलीज करते हैं, इट फॉल्स टुवार्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से क्या करता है, फॉल करता है, ठीक है। तो इसमें कहता है कि द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्री फॉल। तो इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। इसके बाद जो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवार्ड्स द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट, कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को, है ना, किसी हाइट से अगर क्या करते हैं, गिराते हैं, देन इट्स वेलोसिटी चेंजेस ड्यूरिंग द फॉल। तो क्या होता है, इसका जो वेलोसिटी क्या करता है, चेंज करता है। दिस चेंजिंग वेलोसिटी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। तो कहता है इसका जो वेलोसिटी चेंज करता है, तो वेलोसिटी चेंज करने की वजह से क्या होता है, इसमें एक्सेलरेशन होता है। दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
और इस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका जो वैल्यू होता है जी आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों हम लोग एनसीईआरटी में जो पेज नंबर आपका 138 है उसको कवर करने वाले हैं, और इसमें आपका इस पेज पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। मतलब क्या है कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो यहाँ आपका मैंने बनाया है मास का और इधर आपका वेट का। तो सबसे पहले मास इज द क्वालिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, इन द बॉडी। मास बेसिकली क्या है, ये क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है, ठीक है, किसका, वो भी मैटर का। वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी। वेट क्या है, बेसिकली एक तरह का क्या है आपका ग्रेविटी फोर्स है ना, जो उस बॉडी पे आपका लग रहा है। इसमें सेकंड इसका डिफरेंस है, इट इज़ मेजर्ड बाय द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, बॉडी के इनर्शिया वजह से मेजरमेंट होती है। इट इज़ द मेजर ऑफ ग्रेविटी, ये क्या करता है, ग्रेविटी को मेजर करता है। मास इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, मास क्या है, कांस्टेंट है जो चेंज नहीं करता है ना। वेट इज नॉट ए कांस्टेंट क्वांटिटी, वेट क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। इट डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, वेट का जो वैल्यू है अलग अलग जगहों पे क्या होता है, अलग अलग होता है। मास के पास क्या होता है, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, लेकिन वेट के पास क्या होता है, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। नेक्स्ट है, इसका जो एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम, किसका, मास का, लेकिन वेट का जो एसआई यूनिट क्या है तुम लोगों का, फोर्स, और इसका यूनिट क्या है, न्यूटन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 वेट ऑन द अर्थ। इसका मतलब बच्चों क्वेश्चन ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अगर अर्थ पे अगर मान लो कि अगर 60 kg है तो मून पे कितना होगा आपका, इसका 1/6 होगा 60, यानी कितना होगा तुम लोगों को 10 हो जाएगा। तो इसका हम लोगों को वेरीफाई करना है, तो इसमें आप लोगों को सिंपल यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला लगाया गया है, और यहाँ वैल्यू अगर पुट किया गया तो वहाँ पर ये बताया गया कि वैल्यू पुट करके मास ऑफ अर्थ का, मून का, रेडियस ऑफ अर्थ का और रेडियस ऑफ मून का पुट किया गया। तो इसका मतलब क्या है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। ये कैलकुलेशन है जो आप लोगों को फार्मूला में पुट करके आप लोगों को जानना है। अब हम एनसीईआरटी बुक में जो पेज नंबर आपका 141 है इसके क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। वाई इज इट डिफ़िकल्ट टू होल्ड ए स्कूल बैग हैविंग ए स्ट्रैप मेड ऑफ ए थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कहता है कि स्कूल बैग में अगर मान लो कि स्ट्रिप अगर पतली है तो इसको होल्ड करना क्या होता है, काफ़ी मुश्किल होता है ना। तो इसका क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू होल्ड ए स्कूल बैग हैविंग ए का थिन स्ट्रैप बिकॉज द प्रेशर ऑन द शोल्डर इज क्वाइट लार्ज। तो कहता है जो पतली स्ट्रिप होता है जिसके वजह से क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। दिस इज बिकॉज द प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। ठीक है, जो सबको पता है प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया होता है। तो पतली स्ट्रिप में क्या होता है, एरिया देखो घट जाता है, तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। द स्मॉलर इज द सरफेस ऑफ एरिया, मतलब एरिया अगर क्या होगा आपका स्मॉलर होगा, द लार्जर विल बी प्रेशर ऑन द सरफेस। तो क्या होगा कि प्रेशर पे क्या होगा, माफ़ कीजिएगा, सरफेस प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। इन द कॉज ऑफ थिन स्ट्रैप द कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया इज वेरी स्मॉल, हेंस द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द शोल्डर इज वेरी हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई बायोंसी। तो कहता है कि बायोंसी से आप क्या समझते हो। तो कहता है कि द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन इज नोन एज बायोंसी फोर्स। कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर किसी लिक्विड में क्या करते हैं, डुबोते हैं, तो क्या है जो लिक्विड है उस ऑब्जेक्ट पे एक आपका परपेंडिकुलर है ना अपवर्ड की एक फोर्स लगाता है, दैट इज कॉल्ड बायोंसी फोर्स। जैसे मान लो ये बकेट है और बकेट में मान लो वाटर फिल कर दिए, अब इसमें क्या है किसी अगर वुड के अगर पीस को डुबोते हैं तो क्या है जो लिक्विड है वाटर है इस ऑब्जेक्ट पे आपका लकड़ी पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, तो उसको बोल सकते हैं कि बायोंसी फोर्स है। When we try to immerse an object in water, then we can feel an upward force exerted on the object। कहता है अगर किसी चीज़ को पानी में डुबोते हो तो आपको ऐसा फील लगता है कि ऊपर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, विच इंक्रीजेज एज यू डिप द पुश द ऑब्जेक्ट डीपर इन टू वाटर। और कहता है कि ये जो आपका थ्रस्ट फोर्स है, जैसे ही आप नीचे डुबोते हैं लिक्विड में, तो इससे क्या होता है कि ऐसे ही बढ़ते जाता है बायोंसी फोर्स का मैग्नीट्यूड। यानी सिंपल आपका लिक्विड जो फोर्स लगाता है किसी ऑब्जेक्ट पे, दैट इज कॉल्ड बायोंसी फोर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी की सतह पे अगर मान लो कि तैर रहा है या सिंक कर गया है तो क्यों होता है। तो इसका मतलब ये होता है डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी उसमें अगर लिक्विड के डेंसिटी से क्या हो ज़्यादा हो, देन इट सिंक्स इन द लिक्विड। तो उस केस में क्या होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है लिक्विड में क्या होता है, डूब जाता है। ओके, दिस इज बिकॉज द बायोंड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब क्या है कि जो बायोंस फोर्स है आपका वो क्या कर रहा है, कम एक्ट कर रहा है, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर, इफ़ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अगर कम है लिक्विड की डेंसिटी से, इस केस में क्या होता है, इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो क्या करता है आपका लिक्विड के सरफेस क्या करता है, तैरता है। दिस इज बिकॉज द बायोंड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बच्चों पेज नंबर एनसीईआरटी में जो पेज नंबर आपका 142 है, तो इसके क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। इफ़ फाइंड योर मास, ये आपका 42 kg ऑन ए वेट मशीन। कहता है कि अगर वेट मशीन पे अगर आपका वेट अगर 42 मास कितना 42 kg है, इज योर मास मोर और लेस देन आपका 42 kg। तो कहता है इसका मास आपका 42 से ज़्यादा है या कम है। तो इसमें क्या है कि व्हेन यू वेट योर बॉडी एन अपवर्ड फोर्स एक्ट, ठीक है। तो कहता है बॉडी को वेट करते हैं तो क्या करता है इस केस में आपका अपवर्ड फोर्स करता है। दिस अपवर्ड फोर्स इज द बायोंड फोर्स। तो इस अपवर्ड फोर्स क्या करते हैं, बायोंड फोर्स करते हैं। एज ए रिजल्ट द बॉडी गेट्स पुश स्लाइटली अपवर्ड, है ना, तो कॉजिंग द वेटिंग मशीन टू शो द रीडिंग इज लेस देन द एक्चुअल वैल्यू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, इफ़ यू हैव ए बैग ऑफ कॉटन एंड आपका आयरन बार इज इंडिकेटिंग ए मास ऑफ आपका 100 kg इन मेजर वेटिंग मशीन, इन रियलिटी वन इज हेवियर देन अदर, कैन यू से विच इज हेवियर एंड वाई। तो ये आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन है जो आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोगों को ध्यान से नोट डाउन कर लेना है। अब बच्चों एनसीईआरटी में हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। इसका मतलब बोल रहा है कि मान लो कोई एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है और दोनों ही डिस्टेंस अगर r है। अब बोल रहा है कि डिस्टेंस अगर आधा कर दिए, मतलब और डिस्टेंस पहले r था तो दोनों में से अब डिस्टेंस कितना आ जाए r/2 होगा, तब फोर्स पे इफेक्ट क्या होगा, यानी जो पहले जो फोर्स लग रहा था उससे बढ़ेगा घटेगा तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे आप लोगों को इसका सॉल्यूशन दिया गया है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है दो मास पे, तो फार्मूला क्या होता है इस केस में, एफ किसका प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। बेसिकली मास तो चेंज करने वाला नहीं है। अब डिस्टेंस r जब कितना r/2 मतलब आधा कर देंगे तो उस केस में कितना हो जाएगा 4/r²। यानी इस केस में क्या होगा कि द डिस्टेंस इज रिड्यूस टू हाफ। तो कहता है कि डिस्टेंस अगर आधा करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स द 4 टाइम्स। ओके, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है 4 गुना क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रपोर्शनल देयर मासेस, वाई देन ए हैवी ऑब्जेक्ट्स डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइटर ऑब्जेक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल ऑन द ग्राउंड विथ ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। सबको पता है कि ग्राउंड पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गिरती है तो उसका जो एक्सेलरेशन क्या होता है, कॉन्स्टेंट है ना, ड्यू टू आपका ग्रेविटी, है ना। लेकिन ये तब होगा जब आपका ये जो कांस्टेंट हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तब मानेंगे जब आपका एयर रेसिस्टेंस क्या होगा, अब्सेंस होगा। इट इज़ कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और आपका किस में मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड नहीं करता। हेंस हेवी ऑब्जेक्ट डू नॉट फॉल फास्टर देन द लाइटर ऑब्जेक्ट्स। इस केस में क्या होता है कि जो भारी है वो लाइटर से ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता है, मतलब दोनों क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the magnitude of the gravitational force between the earth and 1 kg ऑब्जेक्ट्स ऑन इट्स सरफेस। तो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ दिया गया है, रेडियस ऑफ अर्थ दिया गया आप लोगों को। तो यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज करना है, F=g m1m2/r², है ना। और वहाँ से वैल्यू अगर मास का पुट कर देना है आप लोगों को, जी का वैल्यू 6.67 × 10⁻11 पुट करके वैल्यू को पुट पार्ट करके इतना वैल्यू निकाल लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्ट टू ईच अदर बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। कहता है कि अर्थ और मून है आपका दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। डज द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून विथ ए फोर्स ग्रेटर देन और स्मॉलर देन और द सेम। तो इस केस में क्या है कि जो अर्थ जो अट्रैक्ट कर रहा है मून को ज़्यादा फोर्स से कर रहा है, कम फोर्स से कर रहा है, बराबर के फोर्स से लग रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है ना, टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अकॉर्डिंग क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट आपका अट्रैक्ट करेगा विथ इक्वल फोर्स, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे एक मास अगर m1 है, एक मास m2 है, तो अगर m1 अगर m2 खींच रहा है तो m1 भी m2 भी किसको खींचेगा, अपने तरफ m1 को। लेकिन जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच क्या लगेगा, सेम लगेगा। द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून विथ इक्वल फोर्स विथ विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ वाई डज द अर्थ डू नॉट मूव टुवार्ड्स द मून। कहता है कि अगर मून है अर्थ को अट्रैक्ट करता है तो इस केस में क्या है कि जो अर्थ है ये आपका मून की तरफ आपका क्यों मूव नहीं करता। द अर्थ एंड द मून एक्सपीरियंस इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम ईच अदर, है ना, दोनों क्या है, दोनों आपका इक्वल फोर्स दोनों पे लगाता है। ठीक है, लेकिन क्या है द मास ऑफ अर्थ इज मच लार्जर देन द मास ऑफ द मून। लेकिन क्या है कि जब अपना अर्थ का जो मास है मून कंपेयर में क्या है काफ़ी भारी है, यानी काफ़ी ज़्यादा है। हेंस एक्सेलरेशन एट द रेट लेसर देन द एक्सेलरेशन ऑन द रेट ऑन द मून टुवार्ड्स द अर्थ। इस केस में क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, कम होता है। तो इसके रीजन से आपका जो अर्थ है ये मून की तरफ मूव नहीं करता है। आई होप आपको आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद जो सिंपल है कि इसमें क्या होगा कि अगर मान लो कि मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट डबल कर देंगे, ठीक है, तो उस फार्मूला जो है आपको F=G m1m2/r²। जैसे मास अगर पहले m रहेगा तो फिर बाद में 2m हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस डबल एंड ट्रिपल हो जाएगा। तो डिस्टेंस अगर मान लो दोनों बीच अगर r रहेगा तो फोर्स कितना लगेगा, F=G m1m2/r²। तो बाद में कितना हो जाएगा तुम लोगों को 2r का स्क्वायर। तो ऐसे आप लोग इक्वेशन बनाकर आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो। आप लोगों को वीडियो पॉज करना है, पॉज करने के बाद आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। तो कहता है यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रूव्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। इन दुनिया में जितने सारे जो ऑब्जेक्ट हैं दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। इसमें कहता है कि फ्री फॉल का एक्सेलरेशन क्या है। तो इसमें क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवार्ड्स द अर्थ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन। तो कहता है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर गिरता है अर्थ पे देन दे आर इन फ्री फॉल, तब हम बोल सकते हैं आपका फ्री फॉल है। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज़ कांस्टेंट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जिसमें मास का कोई रोल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में व्हाट डू ऑल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वेट बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन जो किया गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोगों को कंप्लीट कर दिया गया है। तो आप लोगों को वीडियो पॉज करके समझ लेनी है। इसके बाद आप लोगों को 12 नंबर भी क्वेश्चन आप लोगों को पुट करना है। यहाँ पर सिंपल अर्थ पे मास अगर x होगा तो अर्थ पे अगर वेट अगर 60 kg होगा तो मून पे कितना होगा, अर्थ के रिस्पेक्ट में 1/6 कम कर देना है। ठीक है, इसके बाद न्यूमेरिकल आप लोगों को ट्राई करना है। इसमें आप लोगों को मोशन का बेसिक फार्मूला यूज करके, ठीक है, और जी का वैल्यू आप लोगों को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को जो ट्राई करना है वीडियो को पॉज करना है और अच्छे से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 15 भी आप लोगों को न्यूमेरिकल ही है। तो सबसे पहले पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, 1-2 बार फार्मूला आप लोगों को याद होनी चाहिए और फिर आप लोगों को इसका जो हिंट है आप लोगों को मैच करना है। अगर किसी प्रकार की डाउट भी तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन जो आप लोगों का सिंपल जो फार्मूला है उसमें किया गया है। आप लोग जो डाटा दिया रहेगा एग्जाम में वो आप लोगों को सामने दिया रहेगा। तो आप लोगों को इतनी कोई पैनिक होने की बात नहीं है। आप लोगों को सिंपल वहाँ से डाटा देखना है और वैल्यू पुट करना है और आप लोगों को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 18 भी है। ये क्वेश्चन नंबर इसके हिंट दिए गए हैं तो आप लोग आराम से इसको देख सकते हो। 19 से 20 है। तो आप लोगों को वीडियो पॉज करना है और इसको ध्यान से देखना है।
क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया है। डेंसिटी निकालना होता है तो मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ओके, तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम था क्लास 9th का ग्रेविटेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।